आप सभी का स्वागत है एक और नए अध्याय में। अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे जीवन की विभिन्न शैलियाँ, ऋग्वैदिक कालीन जीवन। जो इस चैनल पर नए हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ, हम जेसीईआरटी मतलब झारखंड में जो बुक क्लास 6 में चल रहा है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। यह क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखें, क्योंकि ये वीडियो पिछले वीडियो से ही इंटरलिंक्ड है। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंजीत की उलझन। अंजीत नाम का कोई एक बच्चा है, उसके मन में कुछ उलझन है, उसके बारे में पहले समझते हैं। देखिए क्या है, अंजीत अपने विद्यालय की पुस्तकालय में प्राचीन भारत की पुस्तकें तलाश रहा था। अंजीत के मन में प्राचीन भारत के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई और उसने क्या किया, प्राचीन भारत की किताबें जो है पुस्तकालय में ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर ऋग्वेद पर पड़ी। जो कॉलम प्राचीन भारत का था वहीं पे ऋग्वेद के भी बुक रखे हुए थे, तो उसकी नजर उस पे पड़ी। उसने शिक्षक से इस बारे में पूछा। तब शिक्षक ने अंजीत को वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझाया। ठीक है, तो हम लोग भी विस्तार से समझेंगे आखिर ये शिक्षक जी जो है इसने क्या बताया अंजीत जी को, उसके बारे में यहाँ नीचे लिखा गया है। ठीक, देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समकालीन कांस्ययुगीन व्यवस्था। ठीक, क्या था, आपने पिछले अध्याय में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुका है, हमने पढ़ा है, अध्याय 4 में हमने पढ़ा है। इसके पतन के बाद एक नई संस्कृति का पता चला। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, कैसे पतन हुआ इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद जो एक नई संस्कृति का उत्पन्न हुआ हमारे भारत क्षेत्र में, उसको हम किस संस्कृति के नाम से जानते हैं? वैदिक काल के नाम से, या तो वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। वैदिक काल में लोगों के जीवन शैली के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि वेद क्या है। ठीक है, वैदिक काल, वेद से ही नाम पड़ा होगा, जैसा कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। हम सभी से पहले ही बता देते हैं, हम एक इतिहासकार के रूप में एक समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर किसी धर्म के बारे में विशेषता करने के लिए नहीं आए हैं, उन्हें धर्म के बारे में बखान करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम लोग एक इतिहासकार के, एक एस्पिरेंट के आधार पर समझेंगे और उससे निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, देखिए, वेद शब्द का अर्थ है, क्या होता है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आप खुद से रिलेट कीजिए, पहले के लोग जब खेती करना सीख लिया था और सारे काम जैसे घर वगैरह बनाना सीख लिया था, धातु गलाना सीख लिया था, तो और क्या कर सकते थे? उसके मन में और भी चंचल उत्पन्न हुआ, तो उसने अपने माइंड को और ज्यादा विस्तृत किया और उसने क्या बनाया? वेद बनाया। ज्ञान के बारे में ही जानकारी लिखा। वेद 4 प्रकार के हैं, यानी वेद 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद तथा चौथा है अथर्ववेद। 4 वेद हैं। ठीक, वेदों से हमें तत्कालीन समाज एवं लोगों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि हमारे पास पहले के कुछ साक्ष्य नहीं, साक्ष्य का मतलब ना तो फोटो है ना वीडियो है। हम लोग क्या करते हैं, खुद से सोचिए, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ, उसकी जानकारी हम लोग को 1920-21 में पता चला। इस बीच में हम लोग को कुछ नहीं पता था, तो कहां से हमने जानकारी निकाला? वेद से निकाला। इस बीच की जानकारी हमें वेद से पता चली, इसलिए हमने उस काल को क्या रख दिया? वैदिक काल रख दिया नाम। ठीक है, तो वेदों की रचना के आधार पर हम वैदिक काल को क्या किए? 2 भागों में रखा गया है, अरे 2 भागों में बांटे हुए हैं। एक है ऋग्वेद काल, जिसको हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, तथा दूसरा को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। देखिए, तो वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, तो इस अध्याय में हम वैदिक काल के में लोगों की विभिन्न जीवन शैलियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि उस समय के लोग किस तरह का अपना जीवन शैली अपनाते थे, क्या क्या करते थे। ये जानकारी हम कहाँ से निकालेंगे? जो उस समय उसने अपने वेद पर लिखा है,
वेद के माध्यम से हमें पता करने का कोशिश किया गया, बताने का कोशिश किया है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद क्या होता है, यानी ऋग्वेद क्या बताता है, इसके बारे में है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जैसा कि मैंने बताया। कब हुआ है? वैदिक काल में इसका हुआ है, यानी पूर्व वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी, जिसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व में होगी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब क्या बोल सकते हैं? 10 पुस्तक बोल सकते हैं, या फिर 10 अध्याय बोल सकते हैं। ठीक है, मंडल मतलब आप पुस्तक बोल लीजिए, या फिर अध्याय बोल लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, यह भी जाने संस्कृत एक भारोपीय भाषा है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संस्कृत कैसी भाषा है? एक भारोपीय भाषा है। संस्कृत भारोपीय यानी भारत एवं यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जैसी हिंदी, गुजराती, असमिया, कश्मीरी और सिंधु, यूरोप की अन्य भाषाएं जैसे जर्मन, अंग्रेजी एवं एशियाई भाषाएं जैसे फारसी आपस में सब कुछ समानता रखती है। इन भाषाओं के कुछ आरंभिक शब्दों में काफी समानता है, अतः इन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है। जिसे अगर हम विश्लेषण करें, खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, फिर हिंदी हो गया, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपस में मेल कर रहे हैं, मिलते हैं। उसी तरह के जो है संस्कृत भाषा जो था, वो हिंदी, गुजराती, असमिया, ये सब चीज से मिल रहा था। उसने क्या रख दिया, इसको एक भारोपीय भाषा में रख दिया, यानी संगठित कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए रिलेट किया गया, संस्कृत में मात्र बोला जाता है, तो हिंदी में माँ, अंग्रेजी में मदर, तो फारसी में मादर, और असमी में माँ, उड़िया में भी माँ, और जर्मनी में मुटर बोला जाता है, इसलिए इसको रख दिया। लेकिन देखिए, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से मेल खाते हैं, इसलिए उसको द्रविड़ भाषा परिवार में रख दिया गया। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। मुंडारी हो गया, कुछ भाषाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई है। आगे आते हैं, किसके बारे में आगे यहां से रिलेट करते हैं। देखिए क्या था, ऋग्वेद में 10 मंडल है, इसमें विभिन्न देवताओं से संबंधित 1028 प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। अब सूक्त का अर्थ क्या होता है? जैसे बताया गया है, अच्छी तरह बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। एक सूक्त में कई ऋचाएं यानी मंत्र होती थी। एक सूक्त है, उसमें बहुत सारे मंत्र होते थे। ठीक, आगे है, ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। मतलब उस समय भी ऋषि लोग थे, समझ रहे हैं? जब समाज विकसित हुआ तो उसमें से कुछ पुरोहित बने, तो उसने क्या किया, ये ऋग्वेद की रचना की थी। आगे है, आचार्यों के द्वारा ऋग्वेद की रचनाओं को कंठस्थ करवाया जाता था। ऋग्वेद की रचना ऋषियों ने की, उसी से पढ़ करके कुछ आचार्य बने। ठीक है, और आचार्य क्या करते थे, अपने शिष्यों को, अब इसको जानने के लिए बहुत सारे शिष्य भी बने, तो शिष्य को कौन बताएगा? तो आचार्य ने ऋग्वेद के बारे में बताना शुरू किया। उसमें लिखने की कला अधिकतर मतलब बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता होगा, या फिर उपलब्ध नहीं था, जिस कारण से कंठस्थ करवाए जाते थे, सबको आद करवाए जाते थे। किसके द्वारा? आचार्य के द्वारा। अधिकांश सूक्तियों की रचयिता सीखने एवं सिखाने वाले पुरुष थे। कौन थे? पुरुष थे। यहाँ से तो आप रिलेट कर सकते हैं, पुरुष प्रधान समाज उस समय था, पुरुष का वर्चस्व था। आगे समझते हैं कितना पुरुष का वर्चस्व था। आगे है, कहीं कहीं महिलाओं के द्वारा भी सूक्तों की रचना करने का प्रमाण मिलता है। कहीं कहीं महिलाएं भी सूक्तों की रचना करती थी, मंत्रों की रचना करती थी। अब आगे यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद की भाषा प्राचीन, मतलब भाषा प्राचीन संस्कृत है। ऋग्वेद की जो भाषा थी, ऋग्वेद को प्राचीन संस्कृत में लिखा गया था। अभी जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं उससे भिन्न था उस समय की भाषा। आप कक्षा में जो संस्कृत पढ़ते हैं वह प्राचीन संस्कृत से भिन्न है, समझ रहे हैं? पहले के संस्कृत जो थे, प्राचीन संस्कृत कठिन थे, अब उसको आसान बनाया गया है।
देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है चित्र। कश्मीर में मिली ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, जिसे भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था, लिखना भी बहुत मुश्किल होता होगा। यह पांडुलिपि कहाँ पर अभी है? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इस पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया था। ऋग्वेद जब पुस्तक बन रहा था तो इस पांडुलिपि का भी इस्तेमाल उस समय हुआ था, जो हम लोग के सामने यहाँ दिख रहा है। अब देखिए आगे, ऋग्वेद में कई नदियों के नाम का जिक्र है। मतलब कई नदियों के नाम का जिक्र ऋग्वेद में है। किन किन नदियों का है उसको समझते हैं। जिसमें ऋग्वेदिक काल में मानवों के बसने के क्षेत्रों का पता चलता है। अगर मैं बोलूं कि ऋग्वेद में नदियों का जिक्र है, तो मतलब ऋग्वेद की रचना कुछ नदियों के अगल बगल में बसे हुए समाज में ही हुआ होगा, तभी तो उस नदियों के बारे में विशेषता बताएगा। हम लोग जो भी पुस्तक लिखते हैं या फिर कुछ अपने बारे में बताते हैं, तो अपने आस-पास से जोड़ करके बताते हैं। तो उसमें ऋग्वेद की रचना जब हो रही थी, तो उसमें भी उसने अपने आस-पास के लोगों को जोड़ के बताया। ठीक? इसमें सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। देख लिए? आ गया? इसमें सिंधु नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के क्षेत्र में ही उस समय समाज बसा था। इसीलिए उसके मन में एक धारणा थी कि सिंधु बहुत विशाल नदी है। और इसका मतलब ये हो गया कि वह सिंधु नदी के अगल-बगल बसा था। आगे सरस्वती, शतुद्री यानी सतलज के नाम से शतुद्री को जाना जाता है, विपाशा को ब्यास, परुशनी को रावी, विस्ता को झेलम तथा अस्किनी को चिनाब प्रमुख नदी है। ये सभी नदियां जो है कहाँ? सिंधु नदी की ही सहायक नदी है सारे, और इसी क्षेत्र में जो है तो सभी लोग बसे हुए थे। इसीलिए इन नदियों की विशेषता की गई है। लेकिन कुछ है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख क्रमशः 1 बार एवं 3 बार हुआ है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकल रहा है कि ऋग्वेद के लोगों को यह जानकारी थी कि सिंधु के समानांतर भी बहुत दूर में जो है सो कुछ नदियां हैं जो इसके जैसा ही विशाल है, वो गंगा और यमुना है। ऋग्वेद में उस काल के लोगों की विभिन्न जीवन शैलियों के बारे में पता चलता है। हाँ, तो हम लोग तो ऋग्वेद इसलिए पढ़ रहे हैं, पंडित हमको नहीं बनना है भाई। हमको इतिहास के बारे में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको निकालना है। जैसे ऋग्वेद कहाँ लिखा गया था? तो सिंधु नदी के आस-पास में लिखा गया था। ठीक? आगे आते हैं, उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था उसको समझते हैं। सामाजिक जीवन। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक जीवन बहुत ही सरल था। लोग गाँव में रहते थे, उसमें विकसित नहीं था। गाँव परिवारों से बना था और परिवार में कई पीढ़ियों के लोग साथ-साथ रहते थे। परिवार परिवार पितृसत्तात्मक था। क्वेश्चन आ गया कि ऋग्वेद में परिवार कैसा था? तो पितृसत्तात्मक परिवार रहता था। ठीक है? पितृसत्तात्मक मतलब क्या? पिता का वर्चस्व चलता था। पिता का जो है संपत्ति का जो अधिकार होगा उसके बेटे को होगा, उसके बेटे का संपत्ति का अधिकार उसके बेटे को होगा। मतलब पुरुष प्रधान समाज था उस समय। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। समाज में वर्ण व्यवस्था का देखिए समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। अब वर्ण व्यवस्था क्या होता है? उसके बारे में बताया गया है। चलो डिटेल से समझेंगे वर्ण व्यवस्था होता क्या था आखिर। अभी भी इसका विवाद होता है। ठीक। आज आप देखते हैं समाज में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, समझेगा? उस काल में भी लोगों को विभिन्न जातियों में रखा गया था, यानी जातियों में बाँट दिया गया था। इसे हम वर्ण कहते हैं, यानी वर्ण कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में मतलब 10वें अध्याय में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। किसमें? ये पूछा जाएगा कि वर्ण व्यवस्था के बारे में किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का वर्णन है। इसमें क्या है? इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर एवं शूद्र को सबसे नीचे माना गया है। समझिए आगे सारा डिटेल बताएगा। बीच में क्षत्रिय और वैश्य का स्थान है। आज यह मान्यता स्वीकृत नहीं है। यह मान्यता अब स्वीकृत नहीं है। ठीक? देखिए क्या होता था समझते हैं। ऋग्वेद काल में वर्ण भेद का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था। जैसे समझते हैं इस तरह से क्या लिखा है कि ऋग्वेद काल में जो है वर्ण भेद का आधार क्या था?
जन्म से नहीं बल्कि कर्म से था। आगे कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखिए, ऋग्वेदिक न यज्ञादि कराने एवं शिक्षा प्रदान करने वाले को पुरोहित, युद्ध में भाग लेने वाले को क्षत्रिय तथा संपत्ति को अर्जित एवं व्यापार करने वाले वैश्य कहलाते थे। शूद्रों को सेवक के रूप में समझा जाता था। कालांतर में वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया, जो आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। देखिए, समझते हैं क्या था। ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा है, इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में है, वो पढ़ रहा है और वो बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है और वह ज्ञान को दूसरे को दे रहा है, बाँट रहा है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो उसको ब्राह्मण कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी पुरोहित के कैटेगरी में रखा जाएगा। वो किसी के घर में भी जाकर के यज्ञ कर सकता है, शिक्षा प्रदान कर सकता है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं कि वो किसके घर में जन्म लिया है। उसी तरह किसी के घर में कुछ लोग जो है, अगर बहुत ज़्यादा मजबूत आ जाए, तो युद्ध वगैरह में जो है सो इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो किस कैटेगरी में रहेगा? वो क्षत्रिय कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, ठीक है? अब कुछ लोग क्या है, जिसका थोड़ा-सा दिमाग हो, उस क्या करता है, संपत्ति अर्जित करता है, व्यापार करना प्रारंभ करता है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता था? वैश्य कैटेगरी में रखा जाता था। उसमें भी इन सभी का सेवा करने के लिए क्या था? शूद्र थे जो सेवक के रूप में कार्य करते थे। और ये व्यवस्था कैसा था? यह व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था कार्य के आधार पर बाँटा गया था। कैसे? काम के आधार पर बाँटा गया था। मैंने अभी भी क्या बताया? अगर कोई पढ़ने लगा है, तो पढ़ने वाला क्या बनेगा? ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, ठीक है? और फिर युद्ध करने लगा तो वो क्या बनेगा? क्षत्रिय बनेगा। संपत्ति अर्जित करने लगा तो वैश्य बनेगा। अरे कुछ नहीं कर रहा है तो सेवा करेगा तो उसको शूद्र कैटेगरी में रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ है? कुछ समय बाद यह कर्म के आधार पर, काम के आधार पर ना रह करके किस आधार पर बन गया? जन्म के आधार पर बन गया। ठीक है? यानी जो शूद्र थे उसका बेटा भी शूद्र कहलाने लगा, उसका बेटा भी शूद्र कहलाने लगा। पुरोहित जो थे ब्राह्मण, उसका बेटा भले फटीचर हो लेकिन वो उसको भी ब्राह्मण कैटेगरी में रखा जाने लगा। क्षत्रिय कैटेगरी का जो बेटा था, अगर वो अपंग भी हो तैयो उसको हम क्या बोलेंगे? क्षत्रिय बोलेंगे। वैश्य कैटेगरी का जो बच्चा था, उसका बेटा, अगर वो व्यापारी ने अपना घर-बार सब बेच करके जो है सो दारू वगैरह पीने में व्यस्त हो, तब भी उसको किस कैटेगरी में रखेगा? वैश्य कैटेगरी में रखा जाने लगा। जिससे क्या हुआ? उस समय का सामाजिक व्यवस्था जो है, वो असंतुलित होने लगा। ठीक? आगे है, समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त। अब यहाँ से इंटरलिंक कीजिए। जब समाज यहाँ असंतुलित होने लगा, जब आधार जन्म के आधार पर हो गया, समाज असंतुलित होने लगा, तो लोगों ने विकल्प बनाया। यानी उस समय जो है, वेद को पढ़ करके लोग जो है पूरे उफान पे थे जानकारी से, भारतीय क्षेत्र में। ठीक है? बहुत उग्र हो गए लोग वेद के प्रति। तो उसने क्या बना, फिर उसके बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इस धर्म से लोग जो पीड़ित थे, वह किसमें जाने लगे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनाने लगे, क्योंकि वहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे सबको समान नज़र से देखा जाता था। ठीक है? इंटरलिंक कर लीजिए। आगे है, समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ठीक है? उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, अपने पसंद का जीवन साथी चुनने आदि का अधिकार भी था। आगे हमने क्या बताया? पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन फिर भी महिलाओं को अधिकार थे। वे भी मंत्रों का पाठ एवं यज्ञ करवा सकती थी, उस समय भी। देखिए, कुछ का नाम है घोषा, लोपा, मुद्रा आदि स्त्रियों ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना की थी। ये जो स्त्रियां हैं तीनों, इसने ऋग्वेद में मंत्रों की भी रचना की है। उस समय बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। बाद में हम लोगों ने जो है क्या किया? ये सभी चीजें लाना प्रारंभ किया। शिक्षा जो है गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी। गुरुकुल पद्धति पर, यानी घर से जो है गुरु के आश्रम में बच्चा चला गया, वहाँ पर जो है बच्चा को पढ़ाया जाने लगा। जहाँ शिक्षा मौखिक शिक्षा दी जाती थी, मुँह से ही शिक्षा दी जाती थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उपनिषद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उपनिषद के नाम से हम जानते हैं।
आगे है यव, यानी जो गेहूँ लोगों का मुख्य भोजन था। हमने सबसे पहले भी पढ़ा था, पहला ही अध्याय, दूसरा अध्याय में, कि पहले लोग सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो हम लोग मिले हैं वो जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले हम लोग का। इसी हमने यहाँ पे पढ़ा, पता लगाया कि मुख्य भोजन उसका गेहूँ और जौ ही था। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। रिलेट कीजिए, अगर भोजन में दूध, दही और घी का विशेष महत्व है तो ये कहाँ से आया? अमूल दूध से तो खरीद के नहीं लाया हो गया होगा, तो कहाँ से आया? इसका मतलब लोगों ने गाय और भैंस को पालना शुरू किया था, गाय को मुख्य रूप से पालना शुरू किया था और उसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी उसको पता चल गई थी। मिठास के लिए मधु का प्रयोग होता था, मधु की भी खोज हो चुकी थी। ठीक है, खाना है, कुछ लोग मांसाहारी भोजन का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे है आजीविका। उस समय के आजीविका के बारे में समझना है क्या था। ऋग वैदिक काल में लोगों की मुख्य आजीविका जो थी वो पशुपालन थी। मुख्य आजीविका क्या थी? पशुपालन थी। उससे दूध प्राप्त हो रहा है, घी, दही बना करके लोग खा रहे हैं, उससे मांस भी लोग खाते थे, मांस भी प्राप्त हो रहा है पशुपालन से। पशुओं में गाय का महत्व अधिक था। ठीक है, गाय का अधिक था। गाय को संपत्ति का हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। गाय को बहुत ज्यादा इज्जत मिलता था उस समय। गाय को अधन्य अघन्य यानी नहीं मारने योग्य कहा जाता था, कहा गया है। ऋग्वेद में जो है गाय की पूजा होती थी। गाय को अघन्य यानी नहीं मारने योग्य भी कहा जाता था। देखिए, गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। अब यहाँ रथों में होता था गाय घोड़े का, इससे रिलेट कीजिए कि उस समय के लोगों ने जो है क्या किया, रथ बनाना भी सीख लिया था। लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट आदि से भी परिचित थे। सारा ऋग्वेद से ही हमें पता चल रहा है। ऋग्वेद में उर्वरा, धान्य यानी अनाज, लांगल यानी हल, बेल तथा बपंती यानी बोना शब्द मिलते हैं। ये सभी शब्द कहाँ से? ऋग्वेद से मिले हुए हैं। अनाज, हल, बेल, बोना, ये सभी मिले हुए हैं, तो उस समय लोग इसके बारे में जानते थे। अतः कहा जा सकता है कि उस काल के लोग खेती भी करते थे। जब बेल मिल रहा है, हल मिल रहा है, तो हम निष्कर्ष निकालेंगे ना, इतिहासकार हैं तो, कि उस समय के लोग खेती करते थे। आगे है, उस काल में कुछ पेशेवर भी रहते थे। रथकार रथ बनाता था। कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर थे। कुछ लोग सोना, तांबा और कांसा से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। किसके? देखिए, सोना, तांबा और कांसा से। ठीक है, लोहा से नहीं, याद रखिएगा। ऋग्वेद में पनी शब्द मिलता है। इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो पशुओं की चोरी क्या करता था। पनी शब्द का मतलब ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? जो पशुओं की चोरी करता था। ठीक, अब आता है शासन व्यवस्था। क्या ऋग्वेद में जो है इतनी जानकारी, इतना अच्छे-अच्छे पुस्तक अगर लिख रहे हैं लोग, तो क्या उस समय के लोग, कोई उन लोगों को कोई राजा राज्य करता था? उस समय की शासन व्यवस्था कैसा था? उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ऋग्वेदिक काल की शासन व्यवस्था कई स्तरों में बटी हुई थी। जैसा अभी हम लोग का समाज है उस तरह का ही बटा हुआ था। प्रत्येक स्तर पर एक प्रधान होता था। सबसे छोटा स्तर कुल यानी गिरह था, जिसका प्रधान कुलीप या गिरहपति होता था। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि एक समाज का विकास होता कैसे है। सबसे पहले कुछ लोग एक जगह पर बसना शुरू किए, उसका परिवार बढ़ा, परिवार बढ़ने से फिर उसका फैमिली बढ़ता गया और फिर अलग-अलग घर बनते गए, और इसी तरह से बढ़ते हुए क्या हुआ, एक गाँव का विकास हुआ, और गाँव अधिक बढ़ने के बाद क्या हुआ, एक शहर का विकास हुआ। हुआ शहर का विकास, तो सबसे पहले घर जो है, घर में जो प्रमुख होगा उसको किस नाम से हम जानेंगे? गृहपति यानी कुलीप के नाम से जानते थे। अब यही कुल मिल करके क्या बना? गाँव बना, और गाँव मिल करके 20 मिलकर जन का निर्माण करते थे, और गांव का प्रधान ग्रामीणी कहलाता था। गांव के प्रधान को 20 का प्रधान 20पति तथा जन का प्रधान राजन का होता था। ठीक, याद रखेंगे, कुल का प्रधान, सबसे पहले कुल का प्रधान को गृहपति, ठीक, कुल के बाद आता था ग्राम,
ग्राम मिलकर के 20 बनता था, तो 20 मिलकर के जन बनता था, तो ग्राम का प्रधान ग्रामिणी, 20 का प्रधान विस्पति और जन का प्रधान राजन होता था। अब यहाँ चुनाव के बारे में कि क्या उस समय जो है राजन चुने जाते थे, वह किस तरह से होता था? चुनाव के माध्यम से या फिर ये वंशवाद था वहाँ पर? तो राजन का चुनाव समिति करती थी। जन के प्रत्येक परिवार यानी गृह के सदस्य समिति का सदस्य होता था, यानी चुनाव के माध्यम से होता था। इसके अलावा सभा एवं विदत नाम की 2 अन्य संस्थाएं थी। क्या-क्या? सभा और विदत नाम की 2 संस्थाएं थी। वो क्या करती थी? जो सैनिक एवं धार्मिक कार्यों के संबंध में विचार विमर्श रखती थी। ठीक है? सभा और विदत क्या-क्या? सैनिक और धार्मिक कार्य के बारे में अपना विचार विमर्श रखती थी। ठीक? कैसे बढ़ावा दें, कोई बाहरी आक्रमण ना कर दे, इसके बारे में जो भी हो सारा चीज़ जानकारी रखती थी। सभा में जनों के प्रबुद्ध लोगों को रखा जाता था। विदत आर्य की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, जिसे जनसभा कहा जाता था। विदत जो है याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? तो हम क्या लिखेंगे? उसको हम बोलेंगे विदत। ठीक है? आगे महिलाएं सभा एवं विदत में भाग ले सकती थी। राजा पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। महिलाएं भी विदत में भाग ले सकती थी। वो राजा जो है वो पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। ठीक? आगे राजा का प्रमुख काम जन को सुरक्षा प्रदान करना तथा जन की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना था। राजा के काम लोगों का सुरक्षा करना था, कि चाहे वो लड़ करके सुरक्षा हो या फिर अपने विचारों से जो है समझा कर, विचारों से जो है जो भी गलत हो रहा है उसको समझा करके सुरक्षा दिया जा सके, ये सभी चीजें। और इसके लिए वो क्या करता था? संपत्ति वृद्धि के लिए जो है सो यज्ञ वगैरह करवाते थे। उसका मानना था कि हम भगवान का अर्चना करके जो है सो अपनी संपत्ति में विस्तार कर सकते हैं। आज की तरह उसके पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। क्यों? उस समय उतना दुश्मन नहीं थे, तो अस्थायी सेना का जरूरत भी नहीं पड़ता था। अभी बहुत सारे दुश्मन हैं, आज नहीं तो 10 साल बाद होंगे ही, तो हम लोग अस्थायी सेना रखते हैं। युद्ध के दौरान एक नागरिक सेना का गठन किया जाता था, जिसका नेतृत्व राजन करता था। लड़ाइयाँ पुरुषों के द्वारा लड़ी जाती थी। हो सकता है कभी अगर लड़ाई हो, तो क्या करते थे? जो किसान होता था, किसान किसान हो गया, लोहार हो गया, यानी समाज के जितने भी पुरुष थे, सभी क्या करते थे? सेना में तुरंत शामिल हो जाते थे और लड़ने के लिए जाते थे। आगे है यह भी जाने, देखिए क्या है, ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग हुआ है। बलि शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता था। प्रथम यज्ञ में आहुति के लिए तथा दूसरा लोगों के द्वारा अपने राजा को उपहार में दिए जाने वाले धन के रूप में। समझ गए? बलि शब्द का प्रयोग होता था, जिसके ही बलि से हम लोग अभी समझ जाते हैं। तो पहले अगर किसी को उपहार, राजा को कोई लोग उपहार दे रहा है तो उसको हम बलि के नाम से जानते थे, या फिर जब यज्ञ होता था तो आहुति देने के लिए भी हम लोग बलि नाम का प्रयोग करते थे। अब धार्मिक जीवन कैसा था? अभी तक हमने पढ़ लिया कि पुरोहित लोग पूजा वगैरह करवाते थे। तो पूजा पाठ वगैरह था क्या आखिर? उसको समझते हैं। धार्मिक जीवन एवं पूजा पाठ। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का नाम मिलता है, जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होते थे। ठीक है? ऋग्वेद में अनेक, देखिए ये देवताओं का विस्तार हुआ कहाँ? क्या उन्होंने देवता देखा था उस समय? तो नहीं, किसी ने देखा नहीं था। हो सकता है देखिए, उसमें हो, हम निष्कर्ष निकालते हैं। आपको मानना है मानिए, नहीं नहीं मानना है तो अपने तरफ से निष्कर्ष निकालिए। देवताओं की उत्पत्ति हुई कैसे होगी? कुछ राजा लोग लड़ाई करने के लिए बार-बार जा रहे होंगे, हर बार हार हो रहा होगा, हर बार हारते जा रहे होंगे। तो किसी ने उसके मन में इस बात को डाला होगा कि चलिए एक बार किसी भी देवता का अर्चना कर लेते हैं। फिर हम इस पत्थर को पूज करके गए थे तो हम ये काम मेरा हो गया था, तो आप भी पूज करके जाइए, आपका भी काम हो जाएगा। और ये पूजने के बाद अगर उस राजा को युद्ध में जीत मिली होगी, तो उसके बाद ही देवताओं का क्या हुआ होगा? उत्पत्ति हुआ होगा। यही इसीलिए बोल रहा है प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक था, उसको माना गया था, जिसमें वरुण, इंद्र, अग्नि, यम एवं सोम प्रमुख थे। अब देखिए क्या-क्या है। इंद्र इंद्र, सोम वगैरह थे। इसमें इंद्र को सबसे प्रतापी देवता समझा जाता था। क्यों?
क्योंकि हो सकता है कि वह देवता इंद्र ही था जिसका पूजा करके लोग लड़ने जाते थे, इसलिए उसको प्रतापी देवता का नाम दे दिया गया। अब सोम, सोम क्या था? एक पौधा का नाम था जिसे सोम रस की प्राप्ति होती थी, लोग नशे में रहते थे। अब ये अग्नि, अग्नि का खोज तो नवपाषाण काल में हो चुका था। तो अग्नि का खोज हो चुका था, तो लोग अग्नि के बारे में विशेषता भी बतलाते थे लोगों को। तो यही विशेषता के कारण अग्नि को भी भगवान का दर्जा मिल गया। ठीक? आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल में 2 युद्धों में विजय पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं ईश्वर की उपासना करते थे। ऋग्वेद में जो है क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में लोग क्या करते थे? युद्ध में विजय पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं ईश्वर की उपासना करते थे। देखिए यहाँ पे पुत्रों की प्राप्ति की बात आ गई है। मतलब मैंने जैसा बताया कि ये पुरुष प्रधान समाज था। उसी समय जो है सो लड़का और लड़की में, बेटा और बेटी में ही जो है पुत्र पुत्री में भी भेद करना प्रारंभ हो गया था उस समाज में भी। और इसके लिए जो है यज्ञ करते थे और ईश्वर से भी उपासना करते थे। जिस समय वेदों की रचना हो रही थी, उसी समय देश के दूसरे भागों में क्या हो रहा था, आइए इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करें। ठीक? अब जिसमें वेद की रचना कहाँ हो रही थी? सिंधु नदी के अगल-बगल में। क्या उसी वहीं पर लोग बसे हुए थे? तो नहीं, तो भारत के और क्षेत्रों में बसे हुए थे लोग थे। तो वहाँ पर क्या हो रहा था उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा हम लोग करते हैं। क्या है देखिए, इनाम गाँव समकालीन कांस्यूगिन व्यवस्था। इनाम गाँव जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जो भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे बसा हुआ था। अभी समझते हैं। यहाँ पर जो है ऋग्वेद के ही समकालीन के क्षेत्र में जो है एक समाज बसा हुआ था। उसमें आखिर यहाँ लोग क्या कर रहे थे? उसको समझते हैं। अभी जैसा तो फ़ोन नंबर था नहीं कि उसमें कॉल लगा के हम अगल-बगल से पूछ लें। महाराष्ट्र और फिर अगर हम जम्मू-कश्मीर वाले क्षेत्र का बोलें तो बहुत ज़्यादा उस समय के आधार पे बहुत दूरी था। ठीक है? देखिए, इनाम गाँव वर्तमान महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है। पूछा जाएगा इनाम गाँव वर्तमान में कहाँ है? तो महाराष्ट्र स्टेट में है और ये भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे बसी हुई थी। इस जगह पर 3600 ईस्वी पूर्व से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। आज से जो है 3600 से लेके 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। वो जो है आपका वैदिक काल से ही समकालीन मिल रहा है। अब उत्खनन के पश्चात कई ऐसी चीज़ें मिली जिससे वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हम लोग के पास तो साक्ष्य यही है ना, हम लोग उत्खनन से जो मिलता है या फिर शिल्प चित्रकारी से जो हम लोग को मिलता है, पाषाणकालीन औजार मिल रहे हैं, वही लोग उस चीज़ों से ही हम लोग तो निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर कोई मतलब व्यवस्था यानी कोई समाज बसा हुआ था। उसी तरह जो है इनाम गाँव में भी मिला है हमें। इनाम गाँव में खुदाई के क्रम में मिट्टी के कई बर्तन मिले, कई घर मिले, मिट्टी के घर बने हुए थे, जिसमें से अधिकांश आयताकार एवं 1 या 2 कमरे के हैं। सारे घर आयताकार बने हुए थे और 1-2 कमरे के थे एवं 5 कमरों वाला घर भी मिला है। कुछ घर ऐसे थे जो 5 कमरों का था, जिसके इर्द-गिर्द अनाज के गोदाम हैं। लोग अनाज उपजाना सीख रहे थे। कहाँ पे? इनाम गाँव में। उसने उसे सँजो कर रखना भी सीख लिया था। यह घर संभवतः किसी कबीला का सरदार का रहा होगा। ठीक? माना गया है कि किस घर के अगल-बगल में अनाज का गोदाम था, तो निष्कर्ष निकाला गया कि ये घर जो होगा वो कबीला के सरदार का होगा क्योंकि 5 कमरों वाला घर था, उसके घर के बगल में अनाज का गोदाम भी था। आगे जो किसानों से अनाज को एकत्रित कर गोदाम में रखता होगा। ठीक। अधिकांश घरों में अंडाकार गड्ढे मिले हैं, जिसका उपयोग संभवतः खाना बनाने के लिए होता होगा। निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं जानकारी हम लोग को है। हम लोग इसलिए अंडाकार गड्ढे को खाना बनाने के लिए मान रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर जो है आग जलाने के कुछ साक्ष्य मिले होंगे, ठीक इसीलिए। पुरातत्वविदों को लाल रंग के कई ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर काले रंग की डिजाइन होती थी। लोग उसमें डिजाइन करना सीख गए थे। इसके अलावा पत्थर एवं तांबे से बने औजार तथा तांबे, हाथी के दांत एवं सीप से बने गहने प्राप्त थे। यानी इनाम गाँव के लोग भी जो है सो उसका भी माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। वो तांबे को गला करके औजार बनाने के लिए जान गए थे। हाथी के दाँत एवं सीप के गहने बनाने सीख गए थे। इनाम गाँव में कई मिर्न मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है। मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाने शुरू कर दिए थे। यानी उसके पास इतना टाइम था, ठीक है? जिसमें से कुछ मूर्तियाँ धार्मिक महत्व की थी।
वहाँ पुरातत्वविदों को गेहूँ, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मोटर और तिल के भी बीज मिले हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकाल लीजिए कि इनाम गाँव में ये सभी चीज़ों का खेती किया जाता था। कई जानवरों और चिड़ियों की हड्डियाँ भी पाई गई है वहाँ पर, इनाम गाँव में। इनाम गाँव में कई कब्रों से कंकाल के साथ-साथ बर्तन भी मिले हैं। ठीक? अब बर्तन मिलने का मतलब क्या हुआ? कहाँ पे? हड़प्पा में भी मिला था। याद कीजिए, हड़प्पा में जो है मृतक के साथ-साथ उसके पालतू जानवर यानी कुत्ता का भी शव मिला था, हड्डी मिले थे, कुछ बर्तन गहने भी मिले थे, जिससे हमने निष्कर्ष निकाला था कि हो सकता है उस समय के लोग समझते थे कि मरने के बाद दूसरी दुनिया में जब गए हैं, तो वहाँ उन लोगों को इस सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए उसको गाड़ा जाता था। इनाम गाँव में लोग क्या सोचते थे? इनाम गाँव के लोग संभवतः खाने-पीने की चीज़ों के साथ मृतक को दफनाते होंगे, ये मान लिए। शव का सिर उत्तर की ओर होता था। पुरातत्वविदों को एक ऐसी कब्र मिली जिसमें एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। शव के पैर मुड़े थे, घर में एक अनाज का गोदाम भी था। क्या निष्कर्ष निकल रहा है इससे? तो इससे ये निकल रहा है कि हो सकता है कि इसको घर के अंदर ही दफनाने की भी कहीं प्रथा हो रही होगी, इसलिए उसने दफनाया होगा। और किसमें? मिट्टी के बर्तन में। हो सकता है वो सरदार होगा उस इनाम गाँव का, इसलिए उसको इस तरह से दफनाया गया था। सिर्फ हम लोग निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं। कोई साक्ष्य हम लोग के पास जो है वो ये सभी चीज़ें कंकाल से ही हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक? आगे आते हैं पाषाण काल। अब सॉरी महापाषाण। महापाषाण में क्या है? इसको समझते हैं, क्या होता है महापाषाण का मतलब? तो महापाषाण का मतलब होता है बड़ा पत्थर। ठीक? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्वी भारत एवं कश्मीर में आज से करीब 3000 वर्ष पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है? महापाषाण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। महा मतलब बड़ा पत्थर। तो बताया गया है कि दक्कन क्षेत्र जो हो गया, दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्वी भारत एवं कश्मीर में आज से 3000 साल पहले जो है महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक? बड़े पत्थर का कब्र बनाने की प्रथा। ये पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा बने बड़े करीने से लगाए गए थे, ताकि कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके। आज भी बहुत जगह दफनाने के बाद वहाँ पे पेड़ रोप दिए जाते हैं। अभी कब्र बनाए जाते हैं ताकि पता चले कि मैंने यहाँ पर इसको दफनाया है। ठीक? भारत में आदि चंदूर तमिलनाडु में है, ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश में है। आदि पाषाणिक पूरा स्थल है। कुछ महापाषाण यानी मेगालिथ जमीन के ऊपर की जमीन के कुछ ऊपर में है और कुछ जमीन के अंदर होते हैं। ये महापाषाण बोल रहा है कुछ जमीन के ऊपर कुछ जमीन के नीचे होते थे, यानी उसको गाड़ के ही चिन्हित किया जाता था। जो पत्थर बने थे उसको गाड़ करके चिन्हित किया जाता था। आगे मतलब फिगर हो सकता है दिखेंगे किस तरह से गाड़ा जाता था। कई कब्रों से कंकाल के साथ दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सामान दफनाए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मरने के बाद उस समय की धारणा रही थी, अति हो रही होगी कि ये इस दुनिया से जाकर के दूसरी दुनिया में इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, तो जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को दफना दिया जाता था। ये सामान मरे हुए व्यक्ति के समाज में उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ अलग बताया जा रहा है कि जब लोग मरते थे तो उसके साथ जो है कुछ दैनिक जीवन की चीज़ें दफनाई जाती थी। अगर मरने वाला व्यक्ति समाज में प्रमुख है, बड़े पद पर है, तो उसके लिए बड़े उपयोगी सामानों को दफनाया जाता था। अगर गरीब है तो उसके लिए वो निम्न सामानों को दफनाया जाता था। यहाँ पर ऐसा था। उदाहरण के लिए ब्रह्मगिरी यानी आंध्र प्रदेश में एक कब्र से 33 सोने के मनके एवं शंख मिलते हैं तथा दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन मिले। देखिए, यहाँ राजा मरा होगा, प्रमुख मरा होगा, तो यहाँ सोने के मनके दफना दिया गया। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, गरीब थे तो। ठीक? अब सोचने के लिए क्वेश्चन दिया गया। आप सोचिए क्या है? इन दोनों कब्रों से प्राप्त सामान के आधार पर आकलन कीजिए कि मृतक की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। गरीब और अमीर यही रहा होगा। अब यहाँ पर झारखंड से रिलेट किया गया है। झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में कई मेगालिथ मिले हैं। मेगालिथ मतलब क्या? महापाषाण कब्र। लेकिन खुदाई के अभाव में इन मेगालिथों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है।
फिर भी कहा जा सकता है कि झारखंड में महापाषाणकालीन संस्कृति रही होगी। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो देखिए पत्थर यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, देखिए पत्थर इस तरह से गड़ा हुआ है, ये पत्थर देखिए इस तरह से गड़ा हुआ है, यहाँ देखिए इस गड़ा हुआ है, इधर इन सभी जगह इस तरह से गड़ा हुआ है पत्थर। तो ये गड़ने से हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कहाँ-कहाँ है, चतरा, हजारीबाग, रांची जिला में जो है मेगालिथ मिला है। ये सब चीजें फिगर पे देख सकते हैं कि मिला हुआ है, लेकिन अभी इसको खोद करके नहीं देखा गया कि नीचे कब्र है या नहीं है। लेकिन हम लोग सिर्फ निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि झारखंड में महापाषाणकालीन संस्कृति रहा होगी, संस्कृति यानी मरने के बाद लोग पत्थर गड़ करके चिन्हित करते होंगे। ये हम लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। क्या है मेगालिथ? समझते हैं क्या होता है मेगालिथ? प्राचीन काल में किसी मुख्य व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कब्र पर पत्थर गाड़ दिया जाता था। ये मृत्यु की स्मृति चिन्ह है। इन पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता था। पुरातत्व की भाषा में इसे डॉलमेन कहा जाता है। ठीक, मतलब यही कि जिस जगह पे लोग को गाड़ा गया, अब हम लोग इतिहासकार हैं तो इसको इस तरह से निष्कर्ष निकालिए भाई कि उस समय के लोग जो है मृतक को जलाते नहीं थे बल्कि गाड़ते थे। पता चल रहा है कि उस समय के लोग मृतक को जलाते नहीं थे बल्कि गाड़ते थे। या फिर इस तरह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग कि इसलिए नहीं जलाते होंगे क्योंकि उसमें उसके पास जलाने के पर्याप्त साधन नहीं होंगे। जिस तरह से भी हम लोग के पास माचिस है, लाइटर है, उस तरह उसमें पर्याप्त साधन नहीं होंगे। कुछ सीमित क्षेत्र में ही आग के बारे में जानकारी होगी। आग के बारे में जानकारी नहीं, कुछ सीमित क्षेत्र तक ही उसने आग को संभाल के रखा था। ठीक है, इसीलिए जो है वहां पर क्या प्रथा रही होगी, गाड़ने की भी प्रथा रही होगी। सिर्फ सारा चीज जो है सो आकलन पर चल रहा है। तो स्मृति चिन्ह के लिए ही मेगालिथ गाड़ा जाता था, यानी बड़े पत्थर, महापाषाण पत्थर को गाड़ा जाता था, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मेगालिथ भारत के कई हिस्सों में मिले हैं। कहाँ-कहाँ मिले हैं? जैसे कि अभी झारखंड का हम चर्चा किया, झारखंड में मिला है, चतरा था, देखिए झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रांची में मिला हुआ है मेगालिथ। ठीक, उसी तरह भारत के कई हिस्सों में मिला हुआ है, तो कहाँ-कहाँ मिला है उसको समझेंगे। मेगालिथ भारत के कई हिस्सों में मिले हैं। इसमें बुर्जहोम जो कश्मीर में है, बुर्जहोम के बारे में हमने अध्याय 2 या तो 3 में पढ़ाया है, जाके सही से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। शिलांग मेघालय में भी मिला है। वहां बड़े-बड़े पत्थर हैं भाई, तो क्या कर सकते हैं, पत्थर तो चिन्हित करेंगे ही। मणिपुर में भी मिला है, नागपुर, दुर्ग जो मध्य प्रदेश में है दुर्ग, वहां पर भी मिला है। आदि स्थानों पर मिले हुए हैं, मतलब आदि स्थान शामिल है। कहाँ पे मेगालिथ कुछ हिस्से में कहाँ है, बुर्जहोम याद रखेंगे, बुर्जहोम कश्मीर में, शिलांग मेघालय में, मणिपुर में भी है, नागपुर दुर्ग में भी स्थान मिला है। इसके अलावा रिलेट कीजिए दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, लाओस और कोरिया आदि देशों में भी मेगालिथ मिले हैं। सोचिए, बाहर के देशों में और भारत के देशों में भी कुछ समानताएं रिलेट करके देखिए। किस तरह से लोग सोचते थे उस समय के लोग, एक जैसा सोचते होंगे, तभी तो मेगालिथ किया गया, मतलब गाड़ने की परंपरा चालू हुई थी। झारखंड के रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, चाईबासा में बड़ी संख्या में मेगालिथ मिले हैं। कहाँ-कहाँ? ये डिस्ट्रिक्ट देखिए, रामगढ़ में मिला है, लोहरदगा में, हजारीबाग में, गुमला में, चतरा में, चाईबासा में। यहाँ बड़े संख्या में मेगालिथ मिले हैं। अकेले याद रखेंगे, अकेले सिल्ली रांची के पास जो है चोखा हाथों में लगभग 4000 से ज्यादा मेगालिथ प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा झारखंड में। जिस तरह से क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछ लिया जाएगा कि बताइए भारत के झारखंड के किस क्षेत्र में जो है 4000 मेगालिथ का समूह एक जगह प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पे? तो रांची जिला के चोखा हाथों में प्राप्त हुआ था। और ये कब के हैं? तो ये मेगालिथ जो है झारखंड के आदिवासियों की संस्कृति, धार्मिक और पुरातात्विक अवशेष हैं। आदिवासियों की संस्कृति की जो है पुरातात्विक अवशेष, यानी पहले से जो आदिवासी बसे हुए थे उसके ही अवशेष हैं अभी तक।
उस समय वो लोग मेगालिथ का उपयोग करते थे, जो अभी तक चल रहा है ऐसा है। झारखंड के कुछ मेगालिथों के निर्माण में खगोल विज्ञान एवं गणित के प्रयोग की झलक मिलती है। देखिए क्या बोला गया है कि झारखंड की कुछ जगह पर जो है जब मेगालिथ का निर्माण हो रहा था या फिर उसको गाड़े गए थे, तो वहाँ पे खगोल विज्ञान और गणित के प्रयोग की भी झलक मिलती है। कैसे? उसमें हो सकता है कि उसने नहीं ध्यान दिया होगा इसके बारे में, किस तरह बनाया, लेकिन अब हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, तो हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं मैथ और गणित के मतलब विज्ञान और गणित के साथ। क्या है देखिए, ऐसे मेगालिथ पंकरी यानी बरवाडी, चानो, फुरका, कटिया, मुर्गे आदि स्थानों पर मिले हैं। ये सभी क्षेत्रों पर ऐसे मेगालिथ मिले हैं जिसमें खगोल विज्ञान और गणित के प्रयोग का झलक दिखता है। इन खास किस्म के मेगालिथों का निर्माण संभवतः चांद सूर्य के परागमन के अध्ययन करने के लिए बनाया गया होगा। क्या बोला गया है? कुछ खास किस्म के भी मेगालिथ थे, महापाषाण थे। हम लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हो सकता है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि उस समय लोग चाँद, सूर्य के परागमन यानी सूर्य और चाँद के परागमन एक जगह से दूसरी जगह जाने के अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया होगा। यानी उसको गार्ड करके प्रयोग किया गया होगा, देखने के लिए इस तरह किया गया होगा। जैसे क्या लिखा है? पंकरी यानी बरवाडी के मेगालिथ समूह में सूर्योदय देखने के लिए देश-विदेश के लोग जुटते हैं। कहाँ पर है? पंकरी बरवाडी में एक मेगालिथ है, जहाँ पे सूर्योदय को देखने के लिए लोग जो हैं देश-विदेश से यहाँ पे आते हैं। तो अभी भले हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है उस समय भी इस तरह उसने इसीलिए गाड़ा था, ताकि वो उस समय सूर्योदय देख सके या तो उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सके। झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शे में शामिल करवाने का श्रेय जो है सुभाषिस दास को जाता है। भारत के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है मेगालिथ मिले हुए हैं, झारखंड में भी मिले, लेकिन इसके बारे में खोज करना, इसके बारे में विस्तारित रूप से जानकारी लोगों को प्राप्त करवाना, ये काम किसने किया? तो ये काम किया सुभाषिस दास ने। इसीलिए लिखा गया है, झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शों में शामिल करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो सुभाषिस दास को जाता है। आगे है, लंबे अरसे तक लोग मेगालिथ की महत्ता से अनभिज्ञ थे। यानी मेगालिथ तो थे, लेकिन किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि पत्थर खड़ा क्यों है। हम लोग तो देख रहे हैं कि पत्थर गड़ा हुआ है, चलो है, लेकिन आखिर किस लिए गड़ा है? खुदाई होगा तभी पता चलेगा। लेकिन सुभाषिस दास ने इसके बारे में लोगों को बताया। करीब 2 दशक पूर्व सुभाषिस दास ने झारखंड के प्राचीन मेगालिथों की खोज कर उसे दुनिया के सामने पेश किया। बोले ना कि पत्थर गड़ा है तो गड़ा है भाई, लेकिन उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और लोगों को मुहैया करवाना उस किसने किया? तो ये सुभाषिस दास ने किया था। देखिए आगे, सर्वप्रथम इन्होंने हजारीबाग के समीप एक प्राचीन मेगालिथ की खोज की। इसके बाद उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर अपना पूरा समय राज्य देश के मेगालिथों की खोज में लगा दिया। क्या बोला गया? किसके बारे में भी चर्चा हो रहा है? तो सुभाषिस दास के बारे में मतलब चर्चा हो रहा है कि सर्वप्रथम इसने क्या किया? हजारीबाग के समीप जो है मेगालिथ की खोज की थी। हजारीबाग के समीप मेगालिथ की खोज की थी। उसको बाद उसके उसके अंदर जो है इसके बारे में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना हम भारत के अलग-अलग क्षेत्र से जो है मेगालिथ की खोज करें। और उसने क्या किया? अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, जहाँ पर वो नौकरी करते थे। उसके बाद राज्य और देश के अलग-अलग जो है मेगालिथों की खोज करने लगा। श्री दास के अनुसार झारखंड का विश्व में एक अनोखा स्थान है। क्यों कह रहे हैं ऐसा समझते हैं? क्योंकि यहाँ कई जनजातियों में मेगालिथ बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्ष से आज तक जीवित है। जैसा कि मैंने बताया, मेगालिथ की परंपरा अभी भी हमारी जनजाति में चल रही है। तो ये कहाँ से आया? उसी समय के आदिवासियों से ही तो आ रहा है विरासत के रूप में, तभी तक चल रहा है। क्योंकि देखिए ये परंपरा कब से चल रही है? 3000 वर्ष पहले से चल रही है। अभी किन-किन जनजातियों में मेगालिथ बनाने की परंपरा है? तो देखिए, मुंडा है, उराव है, असुर जनजातियों में जो है हर गाँव में कब्रगाह है, जिसे हरगड्डी कहा जाता है। ठीक है? क्या बोला गया है? अभी देखिए रिलेट कर रहा है। मुंडा, उराव, असुर जनजातियों के हर गाँव में कब्रगाह है, जिसे हरगड्डी यानी हरसली या जनगढ़ी कहा जाता है। देखिए, जनगढ़ी यानी मरने पर गाड़ने वाली जगह को ही,
अभी भी व्यवस्था है। ठीक, कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए पढ़ते हैं क्या है। किसी मृत व्यक्ति के स्मरण, किसी उल्लेखनीय घटना की याद में और गांव के समीप को दर्शाने के लिए मेगालिथ जनजातियां लंबे पत्थर को गाड़ते हैं। क्या बोला गया है? किसी व्यक्ति जो मर गया उसके स्मरण में अगर पत्थर गड़ा हुआ है तो हम लोग पता चल जाएगा कि यहीं पर गड़े उसको जो है जो गाड़े हुए थे, क्योंकि चिन्ह के रूप में पत्थर दिया हुआ है। अभी भी तो बहुत ज्यादा होता है कि गाड़ने के बाद उसमें नाम प्लेट लगा दिया जाता है। उसमें नेम प्लेट लगाने की प्रथा नहीं थी, पत्थर गाड़ दिया जाता था। उसके अलावा कोई उल्लेखनीय घटना को भी दर्शाने के लिए और गांव के समीप दर्शाने के लिए फिर जो है मेघालय जनजातियां लंबे पत्थरों को गाड़ते थे, ताकि ऐसा हो कि कभी कुछ मतलब समय के साथ जो है मेगालिथ दब ना जाए, यानी मिट्टी के अंदर ना चला जाए, इसलिए लंबे मेगालिथ गाड़ा करते थे। उसे बिरदरी या बुरुदिरी कहा जाता था। पुरातत्व या मानव विज्ञान में इसे लंबे खड़े पत्थर को मेनहेर कहा जाता है। पुरातत्व एवं मानव विज्ञान में लंबे पत्थर, खड़े लंबे पत्थर को हम क्या बोलते हैं? मेनहेर कहा जाता है। आगे देखिए अब आगे हर जनगढ़ी कहा जाता था, जहां गाड़े जाते हैं कौन कौन से जनजाति थे? मुंडा, उराव और असुर जनजाति में। इन कब्रगाहों में ये जनजातियां अपने मृत प्रियजनों के कब्र पर संसादिशी जैसे मेगालिथ बनाते हैं। ये सभी जनजातियां जो है मृत परिजनों पर एक जो है मेगालिथ बना देते थे, और वही हम लोग को अभी साइज के रूप में मिल रहे हैं। सिंहभूम में हो जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों को अपने घर के आंगन में गाड़कर उन पर पत्थर के स्लेब रखते हैं, जिसे भी संसाधिशी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया है कि संसाधिशी कहते किसको हैं? तो हो जनजाति जो सिंहभूम में है, सिंहभूम क्षेत्र में, यानी पश्चिम सिंहभूम जो है पश्चिमी सिंहभूम, उसके पीछे उसके दक्षिणी भाग का क्षेत्र जो है वहां पर हो जनजातियां प्रमुख रूप से रहती हैं। तो वहां जब उसके घर के पूर्वज मरते हैं तो वो क्या करते हैं? उसके हड्डी को क्या करते हैं? अपने आंगन में दफनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मृत परिजनों के आद में भी खड़े पत्थर गाड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पत्थर के स्लेब रखते हैं और देखिए लिखा गया मृत परिजनों के आद में खड़े पत्थर भी गाड़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में मेनहिर कहा जाता है और इसकी भाषा में इसे बिरिदिरी या बुरुदिरी कहते हैं। किसके भाषा में? हो भाषा के रूप में। झारखंड मेगालिथ पर अपने शोध पर सुभाषिस दास ने कौन सा क्या लिखा है? देखिए, इन क्वेस्ट ऑफ द मेगालिथ, सेकेंड स्टोनस इन इंडियन सिविलाइजेशन, उसके बाद जो है और अननोन सिविलाइजेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक 3 पुस्तकें लिखी है। याद रखेंगे कौन कौन पुस्तकें हैं? फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड पुस्तक ये हो गया और थर्ड पुस्तक ये हो गया। एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए क्या है, मेगालिथ पर बनी भारत की एकमात्र वेबसाइट जो है www.megalithindia इन सुभाषिस दास द्वारा ही बनाई गई है। सबसे इम्पोर्टेंट कि ये मेगालिथ का जो है वेबसाइट ये किसने बनाया है? सुभाषिस दास ने बनाया है। और देखिए रांची के सिल्ली स्थित चोखा हाथू में मिले मेगालिथ, ये रांची के सिल्ली हाथू में मिला है, सिल्ली में मिला है, चोखा हाथू में। पत्थर यहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है, सब एक जैसे समान पत्थर है, ये रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको देखिए। संस्कृत भाषा परिवार में होता है, कौन सा? भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया इसको। ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र 1 या 3 बार मिलता है। कितने? 1 या 3 बार मिलता है। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। मेगालिथ के प्रमाण जो है झारखंड में भी मिलते हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप। ईमान गांव कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो उम्मीद है दोस्तों इस चैप्टर को मैंने पूरे डिटेल से समझाया है आपको। अगर आपको समझ आ गया है तो और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें।